हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है को काउंटेबल टोपोलॉजी, जिसको डिनोट करते हैं हम टाउ 4 से। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द को काउंटेबल टोपोलॉजी और किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है और उसका प्रूफ करेंगे। और हमेशा की तरह इसमें थोड़ा सा एक जो मेन कंसेप्ट हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन में करते हैं उसी से रिलेटेड है। क्या कि अगर मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट बनाते हैं। फिर सबसेट बनाने के बाद उनमें से हम कोई कलेक्शन उठाते हैं टाउ, और फिर अगर ये टाउ जो कलेक्शन उठाया है ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बन जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी। मीन्स यहाँ इसी तरीके से ये प्रोसीजर हुआ होगा कि एक्स मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके सबसेट है, फिर वहाँ से मैंने एक कलेक्शन उठाया होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कलेक्शन मैंने उठाया जिसको नाम दे दिया गया को काउंटेबल, और ये पर्टिकुलर जो कलेक्शन उठाया है ये टोपोलॉजी बनेगा इस एक्स के लिए। तो फिर जो इस पर्टिकुलर जो कलेक्शन लिया है और ये टोपोलॉजी भी बन रहा है, तो इस बेस पे जो टोपोलॉजी हमारे पास बनी है इसको को काउंटेबल टोपोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ हम चेक करेंगे क्योंकि जो भी हमारे पास टोपोलॉजी की फैमिली है उसमें जो अलग अलग नेम हमें दिया गया है, जैसे यूजर टोपोलॉजी, इंडिस्क्रेट, डिस्क्रेट, कोफानाइट, को काउंटेबल, तो ये सिर्फ नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो हम कलेक्शन चूज कर रहे हैं। अब जो कलेक्शन चूज किया है वो हमारे पास टोपोलॉजी बना और इसीलिए उस टोपोलॉजी का अलग अलग पर्टिकुलर नेम दे दिया गया। क्लियर बेटा? अब हम यहाँ पे यही प्रोसीजर है और अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि है क्या। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, वही प्रोसीजर कि एक्स मेरे पास क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड टाउ 4 कंसिस्ट। अब हम यहाँ पे को काउंटेबल टोपोलॉजी को जो मैंने बोला डिनोट करते हैं टाउ 4 से। अगर आपके पास कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है और वहाँ पे हमारे पास टाउ 4 गिवन है, अगर वहाँ पे और कोई चीज़ वहाँ पे टाउ 4 का जो कलेक्शन है और कोई मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पे को काउंटेबल टोपोलॉजी है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हम कलेक्शन ले रहे थे उसमें लेंगे हम टाउ 4। क्लियर बेटा? अब देखो टाउ 4 कंसिस्ट करता है ऑफ 5 मीन्स एम्प्टी को, एंड ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स के वो सभी के सभी सबसेट हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल, जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हुई। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये इसमें क्या है कि टाउ 4 एक्स के वो सबसेट लेता है आइदर ए, मेरे पास क्या जो सबसेट ले रहे हैं या तो वो एम्प्टी हो और उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। अब ये दोनों डेफिनेशन बेटा सिमिलर है, किस तरीके से है वो बताती हूँ बेटा। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये ठीक है, यही एग्जाम्पल बेटा क्योंकि सबसे छोटा है और ये सिंपल है तो इस वजह से यही लेते हैं। अब मैं अगर इसका सबसेट देखूं बेटा, सबसेट्स ऑफ एक्स के सबसेट यहाँ पे क्या आएंगे, एम्प्टी, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और एक्स, यही आएंगे मेरे पास सबसेट। ओके, तो इसमें क्या है बेटा, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो देखो कि टाउ 4 जो है मेरे पास, जो यहाँ पे हम कलेक्शन ले रहे हैं टाउ 4 जो कलेक्शन हम ले रहे हैं, एक तो उसमें कंसिस्ट कर रहा है वो एम्प्टी को, मतलब उसके अंदर एम्प्टी है, एंड वे एक्स के वे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। अब बेटा देखो ये सारे के सारे सबसेट हैं और इसमें मैंने एम्प्टी कंसिस्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या बचा कि एक तो एम्प्टी आ ही गया, इसके अलावा ये जो मेरे पास सबसेट बचे क्या ये एम्प्टी हो सकते हैं, नहीं ना। तो जो मेरे पास सबसेट एम्प्टी नहीं है तो उनके लिए क्या कंडीशन है कि उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, तभी वो टाउ 4 के अंदर जा सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि एक तो एम्प्टी आ जाए और वे सबसेट आए एम्प्टी के अलावा, क्योंकि
ये तो एम्प्टी आ गया है, पर ये तो एम्प्टी नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो एम्प्टी के अलावा जो भी हमारे पास बचे हैं या तो एम्प्टी हो, वही चीज है, एम्प्टी कंसिस्ट कर गया और एक्स के वे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। क्लियर बेटा। और सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स के वो सबसेट आएंगे आइदर मतलब या तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो और ये, मतलब दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो एक्स के मेरे पास ये सभी के सभी सबसेट हैं। अब सेकंड डेफिनेशन बता रही हूँ बेटा, ठीक है। एक्स के ये सभी के सभी मेरे पास क्या है, सबसेट है। तो उन्होंने बोला या तो वो मेरे पास कौन कौन कलेक्शन आएगा, या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। अब देखो बेटा, जैसे ही मैंने सबसेट चेक किया तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, एम्प्टी। तो जो एम्प्टी है आइदर वाला, या तो ये वाला केस हो या ये, अगर जैसे ही मैंने ये वाला एम्प्टी मुझे मिल गया तो मैंने एम्प्टी लिख दिया, ठीक है। अब ये सब देखो, चेक करो क्या ये एम्प्टी है, नहीं है। तो एक्स के वे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, वे आएंगे। तो दोनों डेफिनेशन से क्या आ रहा है कि एम्प्टी जब हम सबसेट का सबसेट बनाते हैं ना, तो उसमें जो सबसे पहले लेते हैं सबसेट वो एम्प्टी लेते हैं। तो एम्प्टी तो इसमें भी कंसिस्ट कर रहा है, और इसका दूसरा कहने का मतलब है कि एम्प्टी तो आएगा ही आएगा, साथ में वो सबसेट भी आएंगे जो एम्प्टी तो नहीं है बट उनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल। क्लियर। सिमिलरली यही डेफिनेशन यही बोल रही है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये यही बात कह रही है कि एक्स के वो सबसेट आएंगे, एक तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो ये होगी, तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। पहला देखा सबसेट एम्प्टी, तो ये वाली चीज आ गई। अब मैं इन सबसेट को चेक करूंगी, ये एम्प्टी तो नहीं, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, काउंटेबल, ठीक है, वो रखेंगे। तो जब दोनों डेफिनेशन से अगर हम टाउ 4 का कलेक्शन ले, किसी भी सबसेट को, मतलब कोई भी एग्जांपल लेके और सबसेट से कलेक्शन उठाए, तो दोनों में एम्प्टी तो पहले पहले आएगा ही, और साथ में वो आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। क्लियर बेटा। तो ये यहाँ से बताने का मतलब था कि मेरे पास एक डेफिनेशन ये है और एक ये है। एग्जाम में आप दोनों भी लिख सकते हो, कोई एक भी लिख सकते हो। क्लियर बेटा। अब देखो, जो टॉप 4 यहाँ पे हमने कलेक्शन लिया, ये कलेक्शन क्या बना रहा है हमारे पास, टॉप 4 टोपोलॉजी होगा 4x। जैसे ही ये टोपोलॉजी बना 4x के लिए, तो इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी, ठीक है। एंड दूसरा नाम क्या है, काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। क्यों को काउंटेबल से ही पता चल रहा है कि x जो हमारे पास है वो सबसेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। तो यहां से तो मेरे पास आ गया को काउंटेबल टोपोलॉजी, बट काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, क्योंकि हम जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कॉम्प्लीमेंट और काउंटेबल को एक साथ करके हम टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। क्लियर। फिर जैसे ही हम टोपोलॉजी में बताते थे कि इस तरीके का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, बट यहाँ पे जो कलेक्शन है वो टाउ 4 मीन्स को काउंटेबल टोपोलॉजी, तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर बेटा। यहाँ से तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पर, ठीक है, कि जो हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया है हम चेक करेंगे, बताएंगे कि ये टोपोलॉजी बना रहा है। जो यहाँ पे डेफिनेशन थी ना कि टाउ 4 इज ए टोपोलॉजी 4x, तो ये चेक करना है, इसका प्रूफ करना है। क्लियर। टाउ 4 में यहाँ पे जो हम कलेक्शन ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं, x के वो सबसेट या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो मेरे पास, काउंटेबल। वही यहाँ पे है कि एम्प्टी को कंसिस्ट करे और वे सबसेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। तो प्रूफ करने से पहले हम हमेशा वो चीजें लिखते हैं जो हमारे पास हैं। तो हमने क्या लेट किया हुआ है कि x मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एंड कलेक्शन लिया हुआ, कलेक्शन वही x के वे सबसेट आइदर एम्प्टी और उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। अब हमारा मेन टारगेट जो है इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है।
फॉर एक्स के लिए। और हमें पता है टोपोलॉजी के लिए हमारे पास 3 कंडीशन प्रूफ करनी होती है, जिसमें से अब हम कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि एम्प्टी, और जिस सेट के लिए हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक्स के ऊपर बना रहे हैं ना, तो एक्स पूरा का पूरा बिलोंग करना चाहिए उस कलेक्शन से। और यहाँ पे कलेक्शन क्या है, टाउ 4। तो मेरा मेन टारगेट ये है, ठीक है। अब देखो बेटा, हेयर अगर A इक्वल टू एम्प्टी, तो पहली जो डेफिनेशन है उससे तो क्लियरली पता चल रहा है कि टाउ 4 जो है वो कंसिस्ट कर रहा है एम्प्टी को, ठीक है। मतलब टाउ 4 जो हमने कलेक्शन लिया उसमें एम्प्टी है, तो जब हम एम्प्टी लेंगे तो एम्प्टी तो ऑलरेडी टाउ 4 को बिलोंग कर रहा है। एंड अगर आप सेकंड डेफिनेशन से देखो, इस वाले डेफिनेशन से, तो इससे किस तरीके से चेक करोगे कि x के वो सबसेट आ रहे एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। अब मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने सबसेट जो यहाँ पे A लिया है वो एम्प्टी लिया है, तो एम्प्टी आ गया, दोनों में से एक कंडीशन, तो एक कंडीशन तो हो गई ना। जैसे ही उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, वो कहाँ चला गया मेरे पास, टाउ 4 में। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एम्प्टी बिलोंग कर रही है टाउ 4 को। अब हम देखते हैं x को, क्योंकि मुझे x बिलोंग कराना है टाउ 4 से, तो टाउ 4 में वो उसे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये एम्प्टी हो या इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। बट x एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि x मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं, मतलब एम्प्टी वाला पोर्शन नहीं, मतलब x का वो सबसेट यहाँ पे आएगा जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। तो यहाँ पे हम इसका क्या चेक करेंगे, काउंटेबल, कि इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिया x, काउंटेबल को हम बेटा इस तरीके, जो काउंटेबल कह रहे हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट को, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से भी डिनोट करती हूँ, जो ये यहाँ पे है ना, इसको हम A' से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बेटा? तो वही चीज मैंने यहाँ पे डिनोट की हुई है। अब देखो, अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ तो वो क्या है मेरे पास, x माइनस A। तो अगर A की जगह मैं x ले रही हूँ, यहाँ पे A की जगह मैंने x लिया, तो मेरे पास क्या होगा, x तो मेरे पास यही है ना, तो x माइनस A की जगह क्या आ जाएगा, x। और इस मतलब x में से x अगर हम देखें, रिमूव करें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी। अब मुझे पता है एम्प्टी क्या होता है, काउंटेबल सेट। तो जब एम्प्टी काउंटेबल हो गया, और एम्प्टी किसके इक्वल है, x कॉम्प्लीमेंट के, तो इसका मतलब क्या हो गया, x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल। और जैसे ही x का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, टाउ 4 में। क्यों? क्योंकि टाउ 4 में वही जा रहे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। तो यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हुआ, x बिलोंग कर गया टाउ 4 से। तो यहाँ से तो मेरे पास ये चीज आ गई थी बेटा, और यहाँ से ये, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो एम्प्टी सेट और x बिलोंग कर गया टाउ 4 से। तो यही हमारी फर्स्ट कंडीशन थी टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए। अब हम करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। तो हमारे पास टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारे पास कलेक्शन होता है टाउ, ठीक है, इसके हम आर्बिट्रेरी मेंबर, मतलब कोई आर्बिट्रेरी मेंबर लेंगे, मेंबर्स का कलेक्शन ले लेंगे, टाउ के ही अंदर से कोई मेंबर्स उठाएंगे और उनका एक कलेक्शन ले लेंगे, और फिर हम ये दिखाएंगे कि जो हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया है उसकी यूनियन भी बिलोंग करनी चाहिए इस कलेक्शन से। क्लियर? टाउ से बिलोंग करनी चाहिए। तो वही काम हम करेंगे। यहाँ पे टाउ की जगह है टाउ 4, तो टाउ 4 के में मेंबर, जो टाउ 4 के मेंबर हैं, उनकी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन मैंने ले ली, और मेरा मेन टारगेट रहेगा कि जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिया है सेट का, तो उनकी यूनियन भी बिलोंग करनी चाहिए टाउ 4 से। अब यहाँ पे 2 केस आएंगे। अगर मेरे पास ये यूनियन एम्प्टी हो, अगर ये यूनियन एम्प्टी होगी तो मुझे पता है टाउ 4 में एम्प्टी है, तो इसका मतलब एम्प्टी बिलोंग कर रही है टाउ 4 से, तो ये यूनियन बिलोंग कर जाएगी टाउ 4 से। तो इस केस में तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये यूनियन एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी हो। अब देखो, कोई भी यूनियन अगर नॉन एम्प्टी है तो उसमें कम से कम एटलीस्ट
फॉर एटलीस्ट 1 लैम्डा, कम से कम एक लैम्डा के लिए ये जी लैम्डा क्या होगा मेरे पास, नॉन एम्प्टी। क्यों? अगर देखो मेरे पास, मैं यूनियन कर रही हूँ दिस, यहाँ पे अगर मैं एक भी नॉन एम्प्टी ले लेती हूँ एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अगर मैं इनकी यूनियन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। तो जब यूनियन नॉन एम्प्टी आई है, मेरे पास यूनियन नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी ये तभी आएगी कि इनमें से कम एक तो नॉन एम्प्टी हो। क्लियर बेटा, समझ आ गया? तो वैसे ही है कि जब इनकी यूनियन नॉन एम्प्टी है तो इनमें कम से कम एक ऐसा होगा जी लैम्डा जो कि क्या हो, नॉन एम्प्टी। अब देखो जी लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है मेरे पास, टाउ 4 से। टाउ 4 से जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है, जी लैम्डा क्या मेरे पास, नॉन एम्प्टी। तो टाउ 4 में या तो एम्प्टी वाला केस होता है, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल। अब ये एम्प्टी नहीं है और टाउ 4 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा मेरे पास, काउंटेबल। क्लियर बेटा? तो यहां से हमारे पास आ गया कि दिस इज काउंटेबल। ओके, अब ये चीज भी हमें पता है कि जी लैम्डा बिलोंग करेगा इस यूनियन से। कैसे? देखो हमने ये एक्स सेट लिया ए दिस, इसके सबसेट बनाए हमने एम्प्टी ए बी और एक्स। ओके, अब मैंने क्या किया, ये ले लिया एम्प्टी, या एम्प्टी भी आप रहने दो, ए और बी, ठीक है, ए और बी मैंने ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों की मैंने क्या कर दी, यूनियन कर दी। जब मैं यूनियन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी मीन्स क्या आएगा, एक्स। ओके, अब देखो मेरे पास जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है इस यूनियन से। अब मेरे पास यूनियन आई है ये, मैंने जैसे जी लैम्डा होते हैं ना, यहाँ पे G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा, सो ऑन, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसी तरीके से होंगे, तो मैंने यहाँ से एक G1 ले लिया, एक G2 ले लिया, ठीक है, दोनों की यूनियन कर दी। तो यूनियन वाला पोर्शन तो बेटा ये हो गया। तो यूनियन की जगह मेरे पास है यहाँ पे ए बी। अब ये बताओ जो मैंने यहाँ पे लिया, या तो मैं इसको लूं या इसको, ये कंटेन हो रहा है इसमें, यस आ तो रहा है, या ए की जगह मैं लूं बी तब भी कंटेन हो रहा है। तो वही चीज है, जब मैंने इनकी यूनियन ली, इन दोनों की यूनियन ली, तो जो जिनकी यूनियन ली है वो उसके अंदर क्या होंगे, कंटेन। तो यहाँ पे जी लैम्डा कंटेन होंगे, जी लैम्डा जो यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन है, ठीक है, इसके अंदर। क्लियर बेटा यहाँ तक कि जी लैम्डा कंटेन टू यूनियन। या दूसरी चीज आप ये याद रख सकते हो, जब भी हमारे पास बहुत सारे सेट होते हैं, अगर हम उनकी यूनियन करते हैं तो यूनियन में सभी आ जाते हैं। तो सभी यूनियन जो बनी है हर सेट को लेके बनी है, G1 को, G2 को, G3 को, G4 को, जितने भी सेट है सबको लेके बनी है। तो यूनियन के अंदर सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं। तो वही चीज है कि अगर G1 लूँ तब भी इसके अंदर कंटेन होगा, G2 लूँ तब भी, G3 तब भी, ठीक है। तो यूनियन में सभी के सभी आ जाते हैं। नाउ अब ये देखते हैं बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखना, ये इस यूनियन में कंटेन हो रहा, ठीक है, यूनियन में कंटेन होगा क्योंकि इन्हीं सेट की मैं यूनियन ले रही हूँ, ठीक है, और ये सेट इसके अंदर कंटेन होंगे। ये पूरा लॉजिक मैंने आपको बता दिया। जैसे ही मैंने इनका कॉम्प्लीमेंट लिया, दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लिया, तो मेरे पास क्या है, अब तक तो ये था कि जी लैम्डा इसके अंदर है, कंटेन हो रहा। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लिया तो इस यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन होगा जी लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट में। ये अपोजिट हो गया, ये यूनियन वाला पोर्शन जो है ना, जी लैम्डा मतलब कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट हो गया। अब ये कैसे हुआ वो चीज देखते हैं बेटा। एक मिनट बेटा, इसको मैं डायग्राम से समझाना चाहूंगी बेटा। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आ गया, ये चीज है। और मेरा मेन टारगेट आपको पता है कि इनकी यूनियन मुझे इसमें
लेके जानी है। अब देखो मैंने ये 2 बॉक्स बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये x है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये g लैम्डा है मैं यहाँ पे 2 के लिए बताती हूँ, फिर सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया g1 और g2, सिमिलरली यहाँ पे g1 और g2। अब देखना ये पूरी की पूरी यूनियन है, ये जो है G1 और G2 की यूनियन है, तो G1 कंटेन करेगा यूनियन में, G2 कंटेन करेगा इस यूनियन। तो यही चीज मैंने बताई है कि यूनियन जब हम करते हैं, सभी जितने भी सेट है अगर उनकी यूनियन करें तो हर सेट उस यूनियन में कंटेन करेगा, तभी, क्योंकि सबकी यूनियन है, सब उसके अंदर है, तो वो उसके अंदर क्या करेंगे, कंटेन। ये चीज तो हो गया। अब ये वाला लॉजिक कैसे है वो बताते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास जो यूनियन है, तो यूनियन अगर यहाँ पे देखो यूनियन जी लैम्डा है, मैं यहाँ पे तो 2 के लिए ले रही हूँ, तो मेरे पास यूनियन क्या होगी, G1 G2 की यूनियन। अब यहाँ पे ये बताओ G1 और G2 की यूनियन वाला ये वाला पोर्शन है ना मेरे पास। अब मैं क्या ले रही हूँ, इसका जो यूनियन है यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में हम किस तरीके से देखते हैं कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे उसको छोड़ के सारा एरिया, तो मैं इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूं, तो इसका मतलब इसे छोड़ के ये सारा का सारा जितना भी यहाँ पे एरिया है मेरे पास, ये पूरा का पूरा एरिया। क्लियर बेटा, ये एरिया आ गया यूनियन को छोड़ के। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 यूनियन G2, ठीक है। इस जो यहाँ पे किया हुआ है इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 एंड G2। अब सेकेंड डायग्राम में हम निकालेंगे G1 का ले लो या G2, दोनों में से किसी एक का ले लो, क्योंकि यहाँ पे G लैम्डा है। आप G1 का लेके देख लो या G2 का, दोनों केस में सेम आएगा। मैं अगर यहाँ पे G1 का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, तो G1 मेरे पास क्या है, ये है। तो कॉम्प्लीमेंट का मैंने अभी बताया किस तरीके से लेते हैं कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको छोड़ के पूरा एरिया। तो मैं G1 का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, तो G1 को छोड़ के उसका पूरा का पूरा एरिया, तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ बेटा G1 को छोड़ना। देखो G1 मेरे पास ये पूरा पोर्शन है, तो इसका मतलब ये वाला भी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। ये ओके, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जैसे ये यूनियन और G लैम्डा है, तो यहाँ पे मैंने एक G1 ले लिया G लैम्डा की जगह, और जो यूनियन वाला है G1 और G2 की यूनियन, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे जब मैंने यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास ये वाला एरिया है, ये एरिया। जब मैंने सिंगल किसी एक का भी कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया है। अब ये बताओ, इसमें से जो मैंने यहाँ पे ये पूरा एरिया किया है, ठीक है, ड्रॉ किया है लाइनिंग से, इसमें से सबसे बड़ा, इनमें से दोनों में से एरिया कौन सा बड़ा है। अब देखो, जो यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग से किया है स्केच, ये मेरे पास ये एरिया है, तो इस वाले डायग्राम में ये एरिया तो ऑलरेडी है ही है, पर इस डायग्राम से इस डायग्राम में एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, दिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रीजन है इसके अंदर कंटेन हो रहा है, क्योंकि देखो छोटी चीज ही तो बड़े चीज के अंदर कंटेन होती है, बड़ी तो नहीं होती। ये वाला रीजन मेरे पास छोटा है इस रीजन से, क्यों, क्योंकि ये रीजन यहाँ पे है बट इसमें एक्स्ट्रा रीजन भी है, ये वाला पोर्शन
एक्स्ट्रा है ना, तो ये इसके अंदर कंटेन हो रहा। तो यहाँ से क्या निकला कि जैसे ही G1 जो है इसकी यूनियन में कंटेन हो रहा था, बट जैसे ही मैंने इनका कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट लेने पे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उस सिंगल G1 के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि G1 का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका एरिया बड़ा है इसके उससे। तो समझ आ गया। सिमिलरली इससे अगर मैं इसको लिंक करती हूँ तो ये इसके यूनियन के अंदर है, ठीक है, बट जैसे ही मैंने इनका कॉम्प्लीमेंट लिया तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कंटेन हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, G लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट में। किस तरीके से हुआ? जब एक के लिए आप 3 लोगे 4 लोगे सबके लिए सेम आएगा। क्लियर बेटा? जब हमने यहाँ पे G1 और यूनियन G2 लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये रीजन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्केच किया है। और यहाँ पे जो रीजन अगर मैं G1 का लूँ तो ये स्केच है, और इसमें एक्स्ट्रा जो है वो ये रीजन है। तो ये वाला रीजन तो यहाँ पे है ही है, साथ में ये भी है। तो इसका मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? कंटेन। सिमिलरली यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? कंटेन। और ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो कि जब ये इसके अंदर अंदर कंटेन कर रहा है, तो जैसे हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। क्लियर? वही तो चीज़ किया कि जो बड़ा होता है तो जो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बड़ा क्या बन जाता है? छोटा बन जाता है, और जब जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये है, ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है। अब मैंने अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस, ये क्या है मेरे पास? काउंटेबल। तो हमें पता है वी नो डैट a subset of countable set is also countable। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई भी काउंटेबल सेट है, अगर मैं उसका सबसेट लूँ, काउंटेबल सेट का सबसेट भी क्या होता है? काउंटेबल। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाला क्या है? काउंटेबल। मीन्स ये क्या है? काउंटेबल। और ये काउंटेबल है तो इसका सबसेट कौन सा है? ये वाला ना बेटा। ये मेरे पास काउंटेबल है और ये इसका सबसेट है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो भी मेरे पास काउंटेबल सेट होता है उसका सबसेट भी क्या होता है? काउंटेबल। तो यहाँ पे हमें पता है सिंस दिस इज काउंटेबल, और ये काउंटेबल है और इसका सबसेट भी क्या होगा? बाय दिस। काउंटेबल। क्लियर बेटा? समझ आया? ये चीज हो गया यहाँ पे, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये चीज मेरे पास आई, मुझे पता है ये क्या है मेरे पास? काउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है, काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी क्या होता है? काउंटेबल। तो ये काउंटेबल है, इसका सबसेट ये है, तो बाय दिस ये क्या हो जाएगा मेरे पास? काउंटेबल। और जैसे ही ये काउंटेबल हुआ तो हमारे पास ये कहाँ चला जाएगा बेटा? दिस यूनियन कहाँ चली जाएगी बेटा? बिलोंग्स टू टाउ 4। और यही हमारा पास मेन टारगेट था। क्या किया हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन उठाया, किसके मेंबर्स का? टाउ 4 का। और हमें बताना था कि जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन हमने लिया है उसकी यूनियन भी बिलोंग करेगी टाउ 4 से। ये तो हमारे पास
टारगेट था। हमने फिर सारा सॉल्यूशन किया, फिर हमें पता चला कि ये मेरे पास काउंटेबल आ गया, तो इसका ये सबसेट है। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसका सबसेट भी क्या होता है, काउंटेबल। जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट, इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या बना, काउंटेबल। कैसे, देखो टाउ 4 में कौन कौन जा रहे हैं, एम्प्टी, या उसके कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। अब यहाँ पे एक ही जगह क्या है बेटा, ये यूनियन। तो ये मेरे पास क्या था, यूनियन वाला पोर्शन नॉन एम्प्टी था, नॉन एम्प्टी है तो हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि इस जो यहाँ पे ये है यूनियन वाला पोर्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया मेरे पास, काउंटेबल। और जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल बना, ये कहाँ चला जाएगा, टाउ 4 में, और यही हमारे पास मेन टारगेट था। अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर, जो कंडीशन थर्ड है वो करते हैं, ठीक है। नाउ कंडीशन नंबर थर्ड। अब थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए, कि जो हमारे पास कलेक्शन है उसके कोई दो मेंबर उठाते हैं और उनकी इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन से बिलोंग कराते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कलेक्शन है टाउ 4, तो टाउ 4 के हमने दो मेंबर उठाए यहाँ से, G1 और G2। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे प्रूफ करने का रहेगा कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी टाउ 4 से बिलोंग करे। तो यहाँ पे दो केस आएंगे सिमिलर यूनियन की तरह, कि अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हुई, तब जैसे ही इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हुई, तो एम्प्टी तो मेरे पास टाउ 4 में है, तो एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ 4, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू टाउ 4। तो यहाँ पे इस केस में तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, अगर मेरे पास इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई, ठीक है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हुआ, अगर इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा इम्प्लाइज दिस नॉन एम्प्टी एंड दिस नॉन एम्प्टी। कैसे, अगर बाय चांस G1 मैंने एम्प्टी ले लिया, ठीक है, अब मैं G1 की और G2 की इंटरसेक्शन कर रही हूँ, तो मेरे पास एम्प्टी इंटरसेक्शन G2, तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। क्लियर बेटा, कि अगर बाय चांस मैं इन दोनों में से एक भी एम्प्टी लूं, ठीक है, तो जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास एम्प्टी आएगा। बट हम यहाँ पे इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसके लिए ये होना जरूरी है कि ये भी मेरे पास नॉन एम्प्टी होगा, ये भी नॉन एम्प्टी होगा, तभी दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी हो गया तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगी। क्लियर बेटा, ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो G1 किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ 4 से, और G1 मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। तो टाउ 4 में दो तरीके की, या तो वो एम्प्टी हो या मेरे पास उसका कॉम्प्लीमेंट जो नॉन एम्प्टी है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। अब ये नॉन एम्प्टी है, टाउ 4 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल। क्लियर बेटा, सिमिलरली टाउ G2 बिलोंग कर रहा है टाउ 4 से और ये क्या है, नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल। अब ये करने के बाद बेटा हमारे पास एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यही तो हो गया, जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए की जगह क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन G1 और G2 की इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आएगा G1 एंड G2 की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इंटरसेक्शन वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो वो इक्वल होता है अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के, ठीक है। अगर दोनों की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो वो अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के बराबर होगा। क्लियर बेटा, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता, दोनों के लिए डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर, पर हमें यहाँ पे नीड है इंटरसेक्शन वाले की। तो याद कैसे रखना है कि अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के। अब देखो बेटा, हमारे पास ये मेरे पास क्या है, काउंटेबल, ये भी क्या है मेरे पास, काउंटेबल, और हमें पता है काउंटेबल सेट की जो यूनियन होती है वो भी क्या होती है, काउंटेबल। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, तो इन दोनों की यूनियन क्या होगी मेरे पास, काउंटेबल, ठीक है। अब जैसे ही ये यूनियन मेरे पास काउंटेबल हुई बेटा, तो ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसका मतलब ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो,
इस इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आ गया। मतलब मैं लेके चल रही थी कि ये इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी है और मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, टाउ फॉर्म में। क्यों, टाउ फॉर्म में या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, काउंटेबल, तभी टाउ फॉर्म में एंट्री हो सकती है। तो इसने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये कहाँ चला गया, टाउ फॉर्म में। और यही हमारे पास मेन टारगेट था। हम दो मेंबर लेके चले, एक बार इस केस में हमने दिखा दिया कि बिलोंग कर रहा है टाउ फोर से, एंड इस केस में भी दिखा दिया कि ये बिलोंग कर रहा है टाउ फोर से। तो यहाँ से हमारे पास ये तीनों कंडीशन जो हमने कलेक्शन लिया है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कलेक्शन मैंने लिया है, ये क्या होगा, मेरे पास टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स के लिए। अगर ये टोपोलॉजी है फॉर एक्स के लिए और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलेक्शन लिया गया है, तो इस कलेक्शन को हम, इस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी या काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। इसके नाम से ही पता चल रहा है, को काउंटेबल मतलब कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, फिर काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। क्लियर बेटा? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।